टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है उसको हम बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट वाइज अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पहले तो हम लेंगे एक वाटर मीडियम और दूसरा है एयर मीडियम। वाटर मीडियम है जो कि डेंसर मीडियम है और एयर मीडियम जो है वो है हमारा रेयरर मीडियम। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो उस टाइम पे अगर उसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर इंसिडेंट एंगल रहता है तो उस टाइम पे जो रे है वो सेम मीडियम में ट्रैवल करता है, वो दूसरे मीडियम में मतलब वाटर मीडियम से एयर मीडियम में नहीं जाता है। वो वाटर मीडियम में बाउंड्री पे कोलाइड होके वो सेम मीडियम में ट्रैवल करता है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, द लाइट जो है वो ट्रैवलिंग करती है सेम मीडियम में, बस क्या करती है अगर वो एक बाउंड्री को मतलब जो डेंसर मीडियम है और रेयरर मीडियम है उसकी बाउंड्री को छू के फिर वो सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो इसकी तीन कंडीशन है, मतलब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा कि क्या होगा, उसके लिए तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर जो इंसिडेंट एंगल है तो वो लेस देन अगर क्रिटिकल एंगल रहा, पहली जो केस है यहाँ पे, तो इस केस में देखो इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से कम है, तो उस केस में लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या है, अगर जो इंसिडेंट एंगल है लाइट का वो और क्रिटिकल एंगल दोनों की वैल्यू अगर सेम है, तो उस केस में जो लाइट है वो जो दो मीडियम की बाउंड्रीज है उन दोनों मीडियम की बाउंड्रीज के ऊपर मतलब बाउंड्री पे वो ट्रैवल करेगी। और तीसरी केस, अगर इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इस केस में जो रे है जो कि रेयरर मीडियम सॉरी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो रेयरर मीडियम में जाने के बजाय या फिर बाउंड्री में जाने के बजाय उसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है सेम मीडियम में, तो हम उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल, जो कि ऑप्टिकल फाइबर इसी बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो यू कैन सी हियर दिस इज द डायग्राम फॉर ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर को पांच और 6 लेयर्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट लेयर है जो इनसाइड का लेयर है तो वो है कोर मीडियम। तो कोर मीडियम क्या है, ऐसा मटेरियल जिसमें से सिग्नल या फिर जो भी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा जैसे कि लाइट फॉर्म में जो भी सिग्नल लाइट फॉर्म में है वो कोर मीडियम से ट्रैवल करता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर्स कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उनको पास करने के लिए ज़्यादातर ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज किया जाता है। तो पहला जो कोर है वो हमारा लाइक वो ऑप्टिकल फाइबर का हर्ट बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि यहाँ से ही लाइट पास होती है या फिर जो भी सिग्नल है वो पास होता है। तो कोर मीडियम क्या है, एक ग्लास फाइबर है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर के आसपास होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग। सो ये कोर हो गया, और कोर को कौन सराउंड कर रहा है, क्लैडिंग। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोर के बारे में। कोर क्या है, इट्स अ ग्लास फाइबर, उसकी डायमीटर है 15 माइक्रोमीटर्स और वो क्लैडिंग से सराउंडेड है। ठीक है, और जो कोर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोर के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है क्लैडिंग। तो क्लैडिंग क्या है, अभी पहले ही हमने पढ़ा। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है और उसका जो डायमीटर है वो 125 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर्स है, मतलब कोर से बड़ा है क्योंकि कोर को उसने सराउंड किया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका कम है। क्यों कम है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा रहा तो कोर से जो सिग्नल जा रहा है वो क्लैडिंग से पास हो जाएगा, मतलब सिग्नल
सिग्नल डिस्टरबेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कम होता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। और तीसरा जो लेयर है वो है सिलिकॉन कोटिंग का। तो सिलिकॉन कोटिंग को इन बिटवीन क्लैडिंग एंड बफर जैकेट के बीच में रखा गया है। एंड द सिलिकॉन कोटिंग जो है वो जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट हो रहा है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो सिलिकॉन कोटिंग का ये वर्किंग है। उसके बाद ये बफर जैकेट है। तो बफर जैकेट क्या है कि बफर जैकेट ने सिलिकॉन कोटिंग को जो है वो कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बफर जैकेट जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ है और वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है तो उसको वो मॉइस्चर होने से बचाता है। ये हमारा बफर जैकेट का काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन क्या करती है, ये जो पूरा जो अंदर का जो 4 लेयर का कंस्ट्रक्शन है तो उसको वो स्ट्रेंथन करता है, उसको वो ताकत देता है कि वो अच्छे से मतलब अंदर की जो लेयर्स है उसको वो स्ट्रेंथ करके रखता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला लेयर है आउटर जैकेट, एक्चुअली स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन जो है वो हम लाइक मेश टाइप स्ट्रक्चर जो होता है उसमें प्लास्टिक भी एम्बेडेड होता है, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रेंथ मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब लेयर्स देखने हैं ना तो आपका जो टीवी का जो डिश एंटेना जो होता है वहाँ से जो सिग्नल आता है उसको टीवी में जब हम देखते हैं तो उस टाइम पे जो केबल यूज़ किया है इन दोनों के बीच में, टीवी और एंटेना के बीच में, तो डिश टीवी के बीच में, तो उन दोनों के बीच में जो वायर है आप उसको कट करके देख सकते हैं, उसमें ये सारे लेयर्स भी प्रेजेंट है। और लास्ट वाला आउटर जैकेट, आउटर जैकेट क्या है, वो एक पॉलीथिलीन आउटर जैकेट होता है। उसकी अरेंजमेंट इसीलिए की गई है कि जब भी हम उस वायर को यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ करते टाइम उसको पुल किया, बेंड किया, स्ट्रेच किया, रोलिंग किया, तो उस केस में जो अंदर का जो कोर मटेरियल है, लाइक वो तो ग्लास है ना, तो वो टूटे ना, उसको कुछ ना हो, मतलब डैमेज ना हो, इसीलिए इस आउटर जैकेट को यूज़ किया गया है। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर पे डिपेंडेंट है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंडेंट है। और जो तीसरा है वो जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा कोर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, मतलब कोर में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। तो हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल और नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप इन पहला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मटेरियल, उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 टाइप्स है, वो है एक है स्टेप इंडेक्स और दूसरा है ग्रेडेड इंडेक्स। अगर हम नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग अगर ऑप्टिकल फाइबर के टाइप्स देखते हैं तो उसमें है सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। एंड मटेरियल के बेसिस पे देर आर 4 टाइप्स। पहला है ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास कोर विद प्लास्टिक क्लैडिंग एंड पॉलीमर क्लैड सिलिका फाइबर। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप इंडेक्स। ठीक है, तो स्टेप इंडेक्स क्या है, इन द स्टेप इंडेक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मीडियम। देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि ये हमारा हो गया कोर और ये हो गया हमारा क्लैडिंग। ठीक है, तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थ्रू आउट होल जो पूरा उसका एरिया है कोर का, उसके पूरे के पूरे एरिया में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म है। और जो बाउंड्री है जैसे कि यहाँ पे देखो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे वो सडनली चेंज हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डायमीटर ऑफ कोर इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर्स। तो जो डायमीटर है कोर का वो 10 माइक्रोमीटर्स है सिंगल मोड के लिए। एंड इस स्टेप इंडेक्स में अगर मल्टी मोड अगर हो, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स अगर हो तो उसमें उसका डायमीटर होता है 50 to 200 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में जो भी ऑप्टिकल वेव्स ट्रांसमिट होती है तो वो जो एक्सिस है, जो ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है
उस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस को ओके तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट है जो भी लाइट हमारे स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल जो जा रहा है उसमें जो रिफ्लेक्शन है, तो वो जो हर एक रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से एक्सिस ऑफ द कोर से हर बार क्रॉस होके जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये पहला रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ पे एक्सिस को क्रॉस करके फिर सेकेंड रिफ्लेक्शन यहाँ पे एक्सिस को, मतलब हर रिफ्लेक्शन एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो शेप है, जहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर, इस ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल प्रोसेस हो रहा है या फिर सिग्नल प्रोपेगेट हो रहा है, तो उसका जो पैटर्न है वो है जिगजैग पैटर्न। तो इस केस में अटेन्युएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है मल्टी मोड इंडेक्स में, और सिंगल मोड में अटेन्युएशन कम होता है। और न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ दिस न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ स्टेप इंडेक्स इन मल्टी मोड इट इज लेस देन, मतलब कम है। जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में एज कंपेयर टू सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स कम होता है। ठीक है, तो मतलब स्टेप इंडेक्स क्या है कि उसका जो कोर है, मतलब समझने की बात बस इतनी है कि जो कोर मीडियम है, हमारा जो कोर है वो यूनिफॉर्म है, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म है। और जब भी मतलब बाउंड्री से बाहर जाए, मतलब बाउंड्री से बाहर जाए, तो उस टाइम पे उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सडन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। और दूसरी एक बात कि यहाँ पे जो स्टेप इंडेक्स है वो दो चीज़ों में है, मतलब उसके दो टाइप्स है, एक सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स एंड दूसरा है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। उसको हम नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड, सॉरी, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स में और ग्रेडेड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? तो ग्रेडेड इंडेक्स में एक ये मेनली डिफरेंस ये है कि जो कोर मटेरियल है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेंटर से आउटर बाउंड्री तक वो कम होता जाता है पैराबोलिकली मैनर में। तो मतलब सेंटर जो है ग्रेडेड इंडेक्स के कोर का जो सेंटर है उसमें मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एंड में उसमें सबसे ज़्यादा कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाता है। उसका जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर है। जो भी सिग्नल इस ग्रेडेड इंडेक्स से जाता है तो वो अपना जो एक्सिस है, कोर का जो एक्सिस है, तो उसको वो क्रॉस करके नहीं जाता है। तो उसका शेप यहाँ पे हेलिकल और स्पाइरल हो जाता है। तो वो क्या करता है, हर टाइम पे ऐसे, मतलब इस जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करता है, तो वो उसके सराउंडिंग में होके स्पाइरल शेप में या फिर हेलिकल शेप में होके वो सिग्नल पास होता है। इस ग्रेडेड इंडेक्स में अटेन्युएशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि सिग्नल यहाँ पे से एक्सिस को कहीं पे भी कवर नहीं कर रहा है। और न्यूमेरिकल अपर्चर, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल अपर्चर भी ग्रेडेड इंडेक्स में कम ही होता है। ठीक है, अटेन्युएशन या न्यूमेरिकल अपर्चर भी हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस एंगल पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या है? द एक्सेप्टेंस एंगल इज द मीजर फ्रॉम द फाइबर एक्सिस एंड डिफाइंस द एंगुलर लिमिट फॉर इफिशिएंट लाइट एंट्री एंड ट्रांसमिशन थ्रू द फाइबर। तो जो भी लाइट है, मतलब कौन से एंगल से लाइट अगर फाइबर ऑप्टिक्स में एंटर कर रहा है, तो ऐसा कौन सा एंगल है, उस एंगल से इंसिडेंट करने के बाद वो इफिशिएंटली लाइट ट्रांसमिट हो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो जिस एंगल में हम अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं केबल में और ऑप्टिकल फाइबर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफिशिएंटली एंटर कर पाती है और थ्रू ट्रांसमिट हो पाती है ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी,
द एक्सेप्टेंस एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल है थीटा नॉट, और ये है रिफ्रैक्शन एंगल, दैट इज थीटा 1। ये एंगल हो गया हमारा यहाँ पे 90 माइनस थीटा 1। ये जो अंदर का व्हाइट कलर का जो कोर मीडियम है ये कोर है, और ये जो ग्रे कलर का है वो क्लैडिंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, यहाँ पे हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को और एंगल को यहाँ पे रिलेट किया जाता है। तो एन नॉट साइन थीटा, एन नॉट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम, जहां से हम लाइट को इंसिडेंट करने वाले हैं। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, एंड क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n2। तो पहले अगर यहाँ पे लगाते हैं तो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे हो गया। तो n नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1। यहाँ पे हमने पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगा दिया। एन नॉट को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 बाई एन नॉट साइन थीटा 1। तो ये हो गया पॉइंट ए का स्नेल्स लॉ। और नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। पॉइंट ए का तो हो गया, पॉइंट बी का भी स्नेल्स लॉ लगाते इधर। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1, यहाँ पे देखो ये कोर में है तो n1 और एंगल इतना है, n1 साइन 90 माइनस थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन 90। 90 क्यों लिया है, बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग द और बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट हियर 90। ठीक है, तो sin 90 is 1, then n1 cos theta 1, because sin 90 minus theta is equal to cos theta. That's why here sin theta cos theta is coming. So n1 cos theta is equal to n2. Then cos theta 1 की वैल्यू क्या हो गई फिर, n2 by n1। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, वो है साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा 1 की जो वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे पुट कर देंगे, वो क्या है n1 अपॉन n2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, बट हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, स्प्लिट अप कर लेंगे, n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद n1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम कर देंगे, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को साइन थीटा 1 को हम अभी इस फॉर्मूला में डालेंगे, साइन थीटा नॉट के फॉर्मूला में। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n1 बाई एन नॉट साइन थीटा 1, ये जो फॉर्मूला है इसमें साइन थीटा 1 की वैल्यू डालते हैं, n1 बाई एन नॉट स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n1 कैंसिल हो गया, तो बाकी की जो चीजें बची वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा नॉट का फॉर्मूला। तो इसमें जो थीटा नॉट है वो क्या है, हमारा इंसिडेंट एंगल, और उसी इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल अगर निकालना है तो क्या करेंगे, साइन को यहाँ से इन्वर्स कर देंगे। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नॉट। तो ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन एक्सेप्टेंस एंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है कि जो हमारी प्रोपगेशन ऑफ लाइट हुई है तो वो एबिलिटी चेक करता है, एबिलिटी टू कलेक्ट एंड कन्फाइन द लाइट रेज विद इन द इट्स कोर फॉर प्रोपगेशन। तो वो हो गया न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो एक्सेप्टेंस एंगल का साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, इन दोनों का रिलेशन यही है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। ऑलरेडी हमने लास्ट पीपीटी में देखा था कि एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो इसी को हम यहाँ पे
फिर से लिखते हैं एन ए इज इक्वल टू एन ए दैट इज अ न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन एंड साइन इनवर्स विल बी कैंसल्ड आउट, तो रिमेनिंग टर्म क्या बची फिर इधर एन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n0। अभी देखते यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे पहले ही n0 मतलब जो भी इंट्रांस में था, जो भी इंट्रांस में इंसिडेंट लाइट कर रहे थे वहां पे एयर मीडियम था, तो हमें पता है एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो n0 यहाँ पे हम 1 लेंगे, तो एन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला। लेकिन उसमें अगर फ्रैक्शनल चेंजेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि जब भी हम एयर मीडियम किसी मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कोर और क्लैडिंग में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फ्रैक्शनल चेंज है तो वो क्या है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, तो n1 को क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n1 माइनस n2 आ गया। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे n1 की वैल्यू आ गई है, सॉरी n1 माइनस n2 की वैल्यू आ गई। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का जो फॉर्मूला है इधर, तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एन ए का जो फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पे स्प्लिट अप कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे n1 माइनस n2 को ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, तो उसका n1 माइनस n2 क्या है n1 डेल्टा, तो हमने इधर n1 डेल्टा लिख दिया, तो n1 डेल्टा ब्रैकेट n1 प्लस n2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n1 डेल्टा 2n1, यहाँ पे हमने क्या किया n1 स्क्वायर n1 डेल्टा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने अगर कंसिडर किया कि n1 मतलब कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली इक्वल टू सेम है, तो n1 प्लस n2 क्या हो गया फिर हमारा 2n1, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 2n1, n1 यहाँ पे ऐसे ही आ गया और डेल्टा भी ऐसे ही आ गया, तो n1 क्या हो गया फिर n1 स्क्वायर, और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया, तो n1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डेल्टा। तो न्यूमेरिकल अपर्चर and refractive index both are interrelated with each other, and numerical aperture and acceptance angle वो दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर का रिलेशनशिप निकाल लिया हमने, तो क्या है वो रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी विल फाइंडिंग इट हियर। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में।